Assalamu alaikum. Today we are going to discuss pharmacology of inflammation module block number 6. So our first topic is prostaglandin analogs. क्योंकि इन्फ्लेमेशन मॉड्यूल है तो हम उसी में यूज़ होने वाले केमिकल्स उनके रिलेटेड ड्रग्स डिस्कस करेंगे. सबसे पहले प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स. प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स होते हैं ये दीज आर सिंथेटिक कंपाउंड दैट मिमिक द एक्शन ऑफ नेचुरली अकरिंग प्रोस्टाग्लैंडिन. एंड यू नो फ्रॉम द लेक्चर्स ऑफ पैथोलॉजी के प्रोस्टाग्लैंडिन्स का ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन क्या रोल होता है. दे प्रोड्यूस सिस्टमिक इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड मेनी अदर थिंग्स. तो कॉमनली यूज एनालॉग्स आर. अब यहाँ पर ये 10 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं और साथ में उनका निमोनिक भी दिया हुआ है. लेट ट्रैवलर्स ब्रिंग देयर मेडिसिन अलॉन्ग एवरीवेयर इन केस ऑफ डेंजर. तो आपने इसके ज़रिए से इसको जितना आपसे हो सके उतना ज़रूर लर्न कीजिएगा. जो ब्रैकेट में नेम्स हैं ये इनके कमर्शियल नेम्स हैं जिस नाम से ये मार्केट में आ रही होती हैं ड्रग्स. ठीक है. जो लेटेनोप्रोस्ट है उसके आगे लिखा हुआ है PGF2 यानी ये प्रोस्टाग्लैंडिन F2 एनालॉग है. ठीक है. इसको याद रखने का एक और आगे लिखा हुआ है क्योंकि लेटेनोप्रोस्ट में लैट आ रहा है. लैट मीन्स लेग एंड लेग हैज़ फुट. तो F से F2 यानी ये PGF2 है. उसके अलावा मीज़ोप्रोस्टोल में भी है PGE1. M मीन्स मोनो सो E1. और उसके अलावा आपको यहाँ पर मिल जाएगा डाई मीन्स 2 सो E2 आपके पास डाइनोप्रोस्टोन में है. उसके बाद इनके क्लिनिकल यूजेस क्या हैं. हम प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स यूज़ क्यों करते हैं तो उसकी रीज़न ये है ऑब्स्टेटिक्स में इनके बहुत से फील्ड्स में इनकी एप्लीकेशंस हैं. तो सबसे पहले हम क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बहुत वास्ट इफेक्ट्स हैं वो इफेक्ट्स जब हमें डिजायर्ड होंगे तो हम प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स को यूज़ कर सकते हैं. वो इफेक्ट्स क्या क्या हैं. ऑब्स्टेटिक्स यहाँ पर हमारे पास निमोनिक भी है. ओल्ड पीपल प्रेफर यूजिंग प्रॉपर ऑक्सीजन. तो सबसे पहले है ओ से ऑब्स्टेटिक्स. ऑब्स्टेटिक की फील्ड में हम PGE2 और PGF2 अल्फा को यूज़ करते हैं. दे इंड्यूस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस एंड यूज फॉर सर्वाइकल राइपनिंग बिफोर लेबर इंडक्शन. दे आर ऑल्सो यूज एज एबॉर्टिफेशंस इन द सेकंड ट्रिमेस्टर यानी अबॉर्शन की ड्रग्स के लिए भी यूज़ करते हैं सेकेंड ट्रिमेस्टर में. दो दे हैव मोर साइड इफेक्ट्स लाइक नोजिया वॉमिटिंग एंड डायरिया दैन ऑक्सीटोसिन. हम फिर भी इनको यूज़ कर सकते हैं विद कॉम्बिनेशंस. ठीक है. बॉटिफेंट के तौर पर मीजोप्रोस्टोल और माइफेप्रोस्टोन और मीथोट्रेक्सेट को मिलाकर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है. उसके बाद पीडियाट्रिक्स की फील्ड में हम यूज़ करते हैं PGE1 इन्फ्यूजन. इट इज़ यूज टू मेंटेन डक्टस आर्टेरियोसिस पेटेंसी यानी जो जिनके अंदर पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस होता है उसको मेंटेन करने के लिए हम जो है वो सर्जिकल करेक्शन से पहले ये वाली ड्रग्स दे सकते हैं. पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड डायलिसिस प्रोस्टासाइक्लिन और PGI2 एज एपोप्रोस्टिनोल. इट इज़ यूज फॉर severe pulmonary hypertension and it prevents platelet aggregation in dialysis machines. पेप्टिक अल्सर की प्रिवेंशन में भी यूज़ करते हैं. मीजोप्रेस्टोल है. इट इज़ अप्रूव्ड फॉर प्रिवेंटिंग एनसेड इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर्स स्पेशली इन पेशेंट्स विद हिस्ट्री ऑफ अल्सर्स. यूरोलॉजी में हम इसे यूज़ करते हैं फॉर ट्रीटिंग इरेक्टाइल डिसफंक्शन. ठीक है. और यूरिथ्रल सपोजिटरी और इंजेक्शन की फॉर्म में हम इसको जो है वो देते हैं फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन. देन वी हैव ऑफ्थल्मोलॉजी की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ्थल्मोलॉजी ऑब्स्टेटिक्स और जो हमारे पास इसका इफेक्ट है पीडियाट्रिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इनको आपने लाजमी याद रखना है. और इरेक्टाइल डिसफंक्शन वाला भी कि इसमें कौन सा मेडिसिन यूज़ होती है और वो किस का एनालॉग है. PGF2 अल्फा है PGE1 है वट एवर. ऑफ्थल्मोलॉजी में वेरी इंपॉर्टेंट हम ग्लाकोमा के ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ करते हैं. ठीक है. ड्रग्स के नेम यहाँ पर लिखे हुए हैं. बाय इंक्रीजिंग एक्वस ह्यूमर आउटफ्लो को ये इंक्रीज करते हैं एंड इंट्राओकुलर प्रेशर को नॉर्मलाइज करने में हेल्प करते हैं. एडवर्स इफेक्ट्स क्या है यहाँ पर ग्रुप्स में लिखे हुए हैं. जो लेटेनोप्रोस्ट, रिवोप्रोस्ट, बेमेटोप्रोस्ट एंड टेफ्लोप्रोस्ट जो कि ग्लाकोमा में यूज़ होने वाली ड्रग्स हैं ये आई इरिटेशन आइरिस की पिगमेंटेशन कर देते हैं. आईलैश ग्रोथ एंड पेरी ऑर्बिटल स्किन डार्कनिंग कंजक्टाइवल हाइपरीमिया ये इनके साइड इफेक्ट्स हैं. मीजोप्रोस्टोल जिसको हम ऑब्स्टेटिक्स में यूज़ करते हैं और गैस्ट्रो प्रोटेक्शन में यूज़ करते हैं तो वो डायरिया कॉज करता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, नोजिया, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस. अब आपने याद रखना है कि अगर आप एक बार ये याद रख लेंगे कि वो किस ऑर्गन पर काम कर रहा है तो उसी ऑर्गन के साइड इफेक्ट्स वो प्रोड्यूस करेगा. डाइनोप्रोस्टोन है तो वो लेबर इंडक्शन और अबॉर्शन में यूज़ हो रहा था तो वो यूट्राइन हाइपरस्टिमुलेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया एंड फीवर कॉज करता है. एल्प्रोस्टिडिल जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में और नियोनेटल केयर में यूज़ होता है. पिनाइल पेन, पेरीएपिज्म, प्रोलॉन्ग डिरेक्शन एंड यूरिथ्रल बर्निंग और डिस्कम्फर्ट विद हाइपोटेंशन. और एपोप्रोस्टिनोल iloprost is used in pulmonary hypertension. It causes flushing, headache, jaw pain, hypotension, diarrhea and dizziness. उसके बाद है कार्बोप्रोस्ट. इट इज़ यूज इन पोस्टपार्टम हेमरेज, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, हाइपरटेंशन, ब्रोंकोस्पाज्म और फीवर कॉज करता है. ठीक है. तो दैट्स इट अबाउट द प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स. देन वी हैव एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स. इन्फ्लेमेशन हो गई इसको ख़त्म करने के लिए जो ड्रग्स हम यूज़ करते हैं उसको हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं. ठीक है. दो मेन ग्रुप्स में आती हैं. स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दैट आर स्टीरॉयड इन नेचर एंड नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और एनसेड्स जो कि नॉन स्टीरॉयडल होती हैं. दे कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन और एनी अदर कंपाउंड इन स्टीरॉयड या किसी भी और लिपिड की फॉर्म में हो सकती हैं अदर देन स्टीरॉयड.
जो स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं उसमें फर्दर दो ग्रुप्स हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में ये सारी ड्रग्स हैं जिनके लिए आपके पास इधर निमोनिक भी है, प्लीज डोंट हेट कैट्स मनी ब्रिंग ट्रीट्स। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में एल्डोस्टेरोन एंड फ्लूड्रोकॉर्टिसोन है। ठीक है, नॉन स्टीरॉयडल के एग्जांपल्स में नॉन सेलेक्टिव और सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स हैं। दो मेन क्लासेस हैं और इनके नेम्स भी गिवन है और साथ निमोनिक भी है, तो जितने आपसे हो सके आप कोशिश करिएगा कि याद कर लें। उसके बाद अब इनका मेन डिफरेंस है स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एंड नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एग्जांपल, यूजेस एंड देन फर्दर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? जो स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं दे एक्ट बाय इनहिबिटिंग फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम व्हिच प्रिवेंट्स एराकिडोनिक एसिड फॉर्मेशन। जो स्टीरॉयडल हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स वो कैसे एक्ट करती हैं? वो हमारे पास इन्फ्लेमेशन को रोकना है और इन्फ्लेमेशन करवाने में प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स और इन सब का रोल है। तो ये सब प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन बन रहे होते हैं हमारे पास एराकिडोनिक एसिड से। ये हमने पैथोलॉजी में इन्फ्लेमेशन में पढ़ा हुआ है। एराकिडोनिक एसिड जो है वो बन रहा होता है मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोलाइपेज A2। तो इस फॉस्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट कर देता है स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। एराकिडोनिक एसिड नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन और दूसरे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स नहीं बनेंगे। जबकि जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं ये प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को रिड्यूस करते हैं सिर्फ, और ये कॉक्स एंजाइम पर एक्ट करते हैं जो कि एराकिडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन्स में कन्वर्ट करता है। जो एराकिडोनिक एसिड्स को ल्यूकोट्राइन्स में कन्वर्ट करता है दैट इज अनदर एंजाइम लाइपोक्सिजनेज। तो साइक्लोऑक्सीजनेज और कॉक्स एंजाइम जो है ये हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इस पर एक्ट करती हैं। एग्जांपल्स हमने ऊपर डिस्कस कर लिए हैं। यूजेस क्या हैं कि जो स्टीरॉयडल हैं दैट आर यूज्ड इन सीवियर इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस लाइक ऑटो इम्यून डिजीजेस में रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लूपस, अस्थमा, एलर्जीज एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। बहुत सीवियर इमरजेंसी स्टीरॉयडल ड्रग्स हम इमरजेंसी में देते हैं और एक्शन जो है इसका स्ट्रॉन्गर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है बिकॉज इसने सारे प्रोडक्ट्स को रोक देना है फॉर्मेशन, बिकॉज इट इज एक्टिंग एट द लेवल ऑफ एराकिडोनिक एसिड। जो NSAIDs हैं दे आर यूज फॉर माइल्ड टू मॉडरेट पेन, फीवर एंड इन्फ्लेमेशन सच एज इन आर्थराइटिस, हेडेक्स एंड मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज। जैसे हम एस्पिरिन यूज़ कर लेते हैं हल्की सी सर दर्द हो, दैट्स नॉट ट्रू बट हम यूज़ कर लेते हैं, तो ये माइल्ड टू मॉडरेट पेन के लिए होता है, लेस पोटेंट होती है एज कम्पेयर टू स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। देन वी हैव ऑनसेट ऑफ एक्शन। जो एनसेट्स हैं वो फास्टर इन ऑनसेट होते हैं और विद इन आवर्स में हमें जो उनका इफेक्ट है वो मिल जाता है, जबकि जो स्टीरॉयडल हैं दे आर स्लोअर ऑनसेट एंड इफेक्ट्स में टेक डेज टू वीक्स टू बी फुली रियलाइज्ड। ड्यूरेशन ऑफ यूज टिपिकली यूज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन टू अवॉइड लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स स्टीरॉयडल की बात करें। ठीक है, और जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं वो एज कम्पेयर टू स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे आर जनरली यूज शॉर्ट टर्म फॉर पेन, इन्फ्लेमेशन एंड रिलीफ बट कैन बी यूज लॉन्ग टर्म इन सर्टन कंडीशंस जैसे आर्थराइटिस के पेशेंट में है। इम्यूनोसुप्रेसिव इफेक्ट्स कैसे हैं? सिग्निफिकेंट इम्यूनोसुप्रेसिव प्रॉपर्टीज़ हैं स्टीरॉयडल में। दे आर यूज नॉट इम्यून डिजीजेज एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स टू सप्रेस इम्यून रिस्पॉन्स, और इनकी इम्यूनोसुप्रेसिव प्रॉपर्टीज़ बहुत कम है। एडवर्स इफेक्ट्स में क्या है कि लॉन्ग टर्म यूज में कॉज कुशिंग सिंड्रोम इन केस ऑफ स्टीरॉयडल, ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरटेंशन, वेट गेन, इम्यून सुप्रेशन एंड एड्रीनल सुप्रेशन। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एड्रीनल जब आप एक्सोजिनसली कॉर्टेक्स के और जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेंगे तो क्या होगा कि जो एंडोजिनस सिंथेसिस है वो कम हो जाएगी और एंडोजिनसली हम जो है वो जो कॉर्टिसोल बना रहे हैं, एड्रीनलिन बना रहे हैं, वो हमारे पास उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। कैन कॉज, और जो नॉन स्टीरॉयडल है दे कैन कॉज GIT अल्सर्स। आपको पता है एनसेड्स और H. pylori आर द 2 मेजर कॉजेज ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर्स, ब्लीडिंग, रीनल इम्पेयरमेंट एंड सीवियस रिस्क, स्पेशली COX-2 इनहिबिटर्स लाइक सेलेकॉक्सिब। अभी हम COX-2 इनहिबिटर्स भी डिटेल से पढ़ेंगे इन फार्माकोलॉजी। अब हम सबसे पहले स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को डिटेल में डिस्कस करने लगे। अभी वैसे हमने कर लिया मोस्टली, थोड़ा सा हम इसको मजीद देख लेंगे, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लिनिकल यूसेज और एडवर्स इफेक्ट्स। दे आर स्टीरॉयड हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रीनल कॉर्टेक्स, नॉर्मली जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, क्योंकि स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलो कॉर्टिकॉइड आ रहे थे, तो दे बोथ आर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने बता दिया है कि ये क्या करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इनका? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम वापस आएँ तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था इनका? दे एक्ट बाय इनहिबिटिंग फॉस्फोलाइपेज A2, स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक है, तो जो हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं दे एंटर द सेल्स, बाइंड टू साइटोसोलिक रिसेप्टर्स दैट ट्रांसपोर्ट द स्टीरॉयड टू द न्यूक्लियस, और द स्टीरॉयड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ऑल्टर्स जीन एक्सप्रेशन बाय बाइंडिंग टू ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिस्पॉन्स एलिमेंट और मिनरलोकॉर्टिकॉइड स्पेसिफिक एलिमेंट। ठीक है, और अल्टीमेटली करते क्या है? फॉस्फोलाइपेज A2 को इन्होंने इनहिबिट करना है। क्लिनिकल यूसेज क्या है? Glucocorticoids are essential in managing various adrenal disorders like chronic adrenal cortical insufficiency में, एडिसन्स डिजीज में जब कमी है सारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड की, तब हम देते हैं पेशेंट को। एक्यूट एड्रीनल इंसफिशिएंसी में देते हैं।
ठीक है, जिसमें लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस के केस में लाइक शॉक है, इन्फेक्शन है या कोई ट्रॉमा है, तो उस पेशेंट को हम फ़ौरन, मैंने आपको बताया ना, जो स्टीरॉयडल ड्रग्स होती हैं वो इमरजेंसी की मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो हम उन्हें इमरजेंसी में दे सकते हैं और देते भी हैं। इवन कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया में दे सकते हैं। दे आर यूज्ड टू सप्रेस ACTH secretion, reducing the synthesis of abnormal corticosteroids. Adrenal disorders सेकेंड है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर वाइडली यूज्ड टू ट्रीट वेरियस नॉन एड्रीनल कंडीशंस। पहले एड्रीनल कंडीशंस थी, अब नॉन एड्रीनल है, जैसे हिमेटोपोइटिक कैंसर्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, ठीक है, हाइपरकैल्सीमिया, माउंटेन सिकनेस, फीटल लंग मैचुरेशन। तो ये सारे केसेस हैं जब हम इनको नॉन एड्रीनल डिसऑर्डर्स के केस में यूज़ करते हैं। मेटाबॉलिक इफेक्ट्स क्या हैं? दे स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को इंक्रीज कर देंगे। द रिजल्ट्स इन मसल प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, सेम वही इफेक्ट्स होंगे जो आपने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के फिजियोलॉजी में, एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़े होंगे। ठीक होगी बात। कैटाबॉलिक इफेक्ट्स हैं, मसल प्रोटीन की ब्रेकडाउन करते हैं, बोन्स में भी ब्रेकडाउन होगी तो ऑस्टियोपोरोसिस होगा। उसके बाद इम्यूनोसुप्रेसिव इफेक्ट्स हैं, दे सप्रेस सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, पर्टिकुलरली फंक्शंस इन्वॉल्विंग लिम्फोसाइट्स। दैट्स वाई हम इन्हें ऑटो इम्यून डिजीज में यूज़ करते हैं, जब हमारी इम्यूनिटी अपने ही सेल्स के अगेंस्ट जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स, दे आर एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स क्या है? दे हैव स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स। कैसे? दे इंक्रीज न्यूट्रोफिल्स बट डिक्रीज लिम्फोसाइट्स, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। ठीक है, दे ऑल्सो इनहिबिट ल्यूकोसाइट माइग्रेशन एंड सुप्रेस सेवरल इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स इंक्लूडिंग फॉस्फोलाइपेज A2, COX-2 and many more. Other effects में क्या है? They are important for renal water excretion and can affect the CNS, sometimes causing profound behavioral changes when administered in large doses. Adverse effects में इधर निमोनिक भी दिया हुआ है, कुशिंग गॉइड, कैटरैक्ट, अल्सर, स्किन स्ट्राया, हिर्सुटिज्म, क्योंकि कुशिंग सिंड्रोम इसका जो है वो वन ऑफ द एडवर्स इफेक्ट्स है, तो उसके फीचर्स आप लिख सकते हैं: नेक्रोसिस, GIT अल्सर्स, ओबेसिटी, इम्यून सप्रेशन एंड डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट टॉपिक इज द नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। थोड़ा सा इनको डिटेल से देखेंगे। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? एस्पिरिन एंड नॉन सेलेक्टिव एनसेड्स COX-1 और COX-2 दोनों को इनहिबिट करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस और थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस को रिड्यूस कर देते हैं। जबकि नॉन सेलेक्टिव एनसेड्स जो हैं, दे डिसरप्ट बोथ द होम्योस्टेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड दोज इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेशन। यानी कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं जो गैस्ट्रिक प्रोटेक्शन कॉज कर देते हैं, कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व होती हैं, तो ये दोनों तरह के प्रोस्टाग्लैंडिन्स को स्टॉप कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। COX-2 सेलेक्टिव इनहिबिटर्स भी होते हैं जो सिर्फ COX-2 को ब्लॉक करते हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व होता है, एंड दे हैव लेस इफेक्ट ऑन प्रोस्टाग्लैंडिन्स इन्वॉल्व इन होम्योस्टेटिक फंक्शंस, रिड्यूसिंग GIT साइड इफेक्ट्स। जिसकी वजह से GIT साइड इफेक्ट्स कम आती हैं, तो COX-2 इनहिबिटर्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं एज कम्पेयर टू ओवरऑल एनसेड्स। सो साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, ठीक है, ये आपने पढ़ा है पहले भी, बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। COX-1 इट इज़ प्राइमरीली एक्सप्रेस इन नॉन इन्फ्लेमेटरी सेल्स, और ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में जो प्रोस्टाग्लैंडिन यूज होते हैं वो बनाता है, जबकि COX-2 इन्फ्लेमेशन कॉज करने वाले इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स वाले प्रोस्टाग्लैंडिन को सिंथेसाइज करता है। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हैं? एराकिडोनिक एसिड का इन्फ्लेमेशन में, एराकिडोनिक एसिड डेरिवेटिव्स का क्या रोल है? प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स एंड अदर प्रोडक्ट्स के, दे एक्ट एज इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, और ये डिफरेंट इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं इन्फ्लेमेशन के। ठीक होगी बात। उसके बाद ये है एंटीपायरेटिक एक्शन। जो हमारे पास ये जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स को कम कर देंगे बाय इनहिबिटिंग COX। उसके बाद है एंटीपायरेटिक एक्शन, बिकॉज प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन फीवर प्रोडक्शन, या फीवर जो होता है वो इनकी वजह से होता है, तो जब इनकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो फीवर भी नहीं होगा, तो रिड्यूस फीवर। एंटीपायरेटिक इफेक्ट, एनाल्जेसिक इफेक्ट, रिड्यूस्ड एक्टिवेशन ऑफ पेरिफेरल पेन सेंसर्स बाय डिक्रीजिंग प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन इन इंजर्ड टिश्यूज, तो ये एनाल्जेसिक इफेक्ट भी देते हैं। देन वी हैव क्लिनिकल यूसेज। एस्पिरिन लो डोज में प्लेटलेट एग्रीगेशन को कम करता है, तो हम इसे फॉरन MI के पेशेंट में एडमिनिस्टर कर दें तो उसमें हमें ज़रूर उसका जो है वो बेनिफिट होगा। इंटरमीडिएट डोज में एंटीपायरेटिक होता है, हाई डोज में एंटी इन्फ्लेमेटरी पर्पसेस के लिए एस्पिरिन यूज़ होता है। जो दूसरे एड्स हैं, दे आर यूज फॉर माइल्ड टू मॉडरेट पेन रिलीफ, ट्रीटमेंट ऑफ डिस्मेनोरिया, हेडेक रिलीफ, क्लोजर ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, कीटोरोलैक, used mainly as a systemic analgesic, not for anti-inflammatory purposes. Reduction of polyp formation in patients with familial adenomatous polyposis. Long-term use reduces the risk of colon cancer. एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं एस्पिरिन के और बाकी नॉन सेलेक्टिव एनसेड्स के? दो ही मेन इसकी चूँकि क्लासेस थी, एस्पिरिन एंड नॉन सेलेक्टिव एनसेड्स। तो एस्पिरिन के क्या हैं? GIT इफेक्ट्स होते हैं, अल्सर्स कॉज करता है, एंड फर्दर रीनल इफेक्ट्स हैं, ब्लीडिंग है, एस्पिरिन हाइपर सेंसिटिविटी है, ठीक है, जिसकी वजह से अस्थमा हो सकता है, नेजल पॉलिप्स हो सकते हैं,
स्पेशली इन पीपल विद नेजल पॉलिप्स। उसके बाद है हाई डोजेस में टाइनाइटिस, वर्टिगो, हाइपरवेंटिलेशन और रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस कॉज कर सकता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, डिहाइड्रेशन, हाइपरथर्मिया, कोलैप्स, कोमा एंड डेथ। रेस सिंड्रोम क्या है? इंक्रीज रिस्क इन चिल्ड्रन ट्रीटेड विद एस्पिरिन फॉर वायरल इन्फेक्शंस लीडिंग टू लिवर डिजनरेशन एंड एंसेफेलोपैथी। नॉन सेलेक्टिव एनसेड्स के जीआईटी इफेक्ट्स होते हैं, रीनल डैमेज है, कीटोकोलिक है और इंडोमिथाइसिन का सीरियस हेमाटोलॉजिकल रिएक्शंस भी होते हैं। कॉक्स-2 सेलेक्टिव इनहिबिटर्स जो हैं दे रिड्यूस जीआईटी इफेक्ट्स, क्योंकि मैंने ये स्टार्ट में बात बता दी है। उसके अलावा रीनल रिस्क है, सीरियस रिस्क है और मार्केट विड्रॉल। सम कॉक्स-2 इनहिबिटर्स हैव बीन विड्रॉन ड्यू टू कार्डियोवास्कुलर रिस्क, क्योंकि इनके कार्डियोवास्कुलर रिस्क ज़्यादा होते हैं। सो दैट्स वाई इनकी उसकी वजह से ये कम यूज़ होंगे, अदरवाइज दे आर बेनिफिशियल इन केस ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स एंड जीआईटी साइड इफेक्ट्स की रिडक्शन की वजह से। लास्ट टॉपिक इज अबाउट कॉक्स इनहिबिटर्स। ठीक है, कॉक्स इनहिबिटर्स में हमारे पास दो क्लासेस हैं, सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर्स एंड नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। जो नॉन सेलेक्टिव होंगे वो दोनों पर एक्ट करेंगे, सेलेक्टिव जो होंगे वो सिर्फ कॉक्स-2 पर एक्ट करेंगे। जो कॉक्स-2 वाले होंगे अभी हमने डिस्कस किया है, दे प्राइमरी टारगेट इन्फ्लेमेटरी, कॉक्स-2 इनएक्टिवेटेड इम्यून सेल्स, ये दोनों पर इन्फ्लेमेटरी भी और होम्योस्टेटिक पाथवेज पर भी, ये दोनों तरह के प्रोस्टाग्लैंडिन्स को रिड्यूस कर देंगे। जीआई डिस्टर्बेंस का लो रिस्क होगा इन कॉक्स-2 वाले में और हाई रिस्क होगा इन नॉन सेलेक्टिव। प्लेटलेट फंक्शन इनका मिनिमल इफेक्ट होता है, बट दे अफेक्ट by inhibiting COX-1. Aspirin has a long-lasting anti-platelet effect. उसके बाद है यूसेज, दे आर यूज फॉर आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेटरी पेन एंड डिस्मेनोरिया एंड फॉर वैरायटी ऑफ पेन, फीवर, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस। एडवर्स इफेक्ट्स हमने लास्ट में डिस्कस कर लिए। अब यहाँ पर एस्पिरिन और पैरासिटामोल का डिफरेंस दिया हुआ है। दोनों एनाल्जेसिक्स हैं, दोनों एंटीपायरेटिक्स हैं, बट एंटी इन्फ्लेमेटरी इज एस्पिरिन बट नॉट पैरासिटामोल। मोर इफेक्शन क्या है? एस्पिरिन इज इरिवर्सिबल नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, व्हाइल पैरासिटामोल इज वीक इनहिबिटर ऑफ COX-1 एंड COX-2। एंटीकोगुलेंट एस्पिरिन है बट नॉट पैरासीटामोल, एंड यूजेस में एस्पिरिन के सब्सटीट्यूट के तौर पर हम पैरासीटामोल को यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली इन चिल्ड्रन विद वायरल इन्फेक्शन। देन वी हैव एडवर्स इफेक्ट्स में हिपैटोटॉक्सिसिटी भी है इन केस ऑफ पैरासीटामोल। रोल ऑफ हिस्टामीन्स इन इन्फ्लेमेशन एंड एलर्जीज। हिस्टामीन इज अ बायोलॉजिकली, अच्छा हिस्टामीन का हमारे पास यहाँ पर एक एलो मेंशन है, दैट्स वाई वहाँ पर गिवन है। So histamine is a biologically active amine stored primarily in mast cells and basophils. H1 receptors are involved in allergic reactions, inflammation and bronchoconstriction. रिसेप्टर सबटाइप्स हिस्टामीन्स के 4 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, H1, H2, H3, H4। इनकी लोकेशन भी लिखी हुई है और इनके पोस्ट रिसेप्टर मैकेनिज्म्स भी लिखे हुए हैं। जो हमारे पास H1 है, इट सब जी प्रोटीन लिंक्ड है, बट फर्स्ट वाला IP3 एंड डार्क पाथवे के थ्रू एक्ट करता है। सेकंड वाला इट इंक्रीजेस साइक्लिक एमपी लेवल्स इन द साइटोसोल, एंड लास्ट टू H3 एंड H4 द डिक्रीज साइक्लिक एमपी लेवल्स। और उनके प्रोटोटाइप एंटेगनिस्ट भी लिखे हुए हैं, रिसेप्टर के एंटेगनिस्ट। एंटी हिस्टामीन्स क्या होंगे? हिस्टामीन रिसेप्टर एंटेगनिस्ट। दे आर इन इन्फ्लेमेशन एंड एलर्जीज में इनका क्या रोल है? एंटी हिस्टामीन्स ब्लॉक हिस्टामीन रिसेप्टर्स टू मिटिगेट एलर्जिक एंड इन्फ्लेमेटरी सिम्टम्स। Antihistamines are classified into two following types: H1 blockers and H2 blockers. H1 blockers में भी दो types हैं, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन। H1 blockers फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जो हैं वो ड्रग्स आती हैं उसमें, ठीक है, और डाइफेनहाइड्रामीन, डायमन हाइड्रीनेट एंड प्रोमिथाजीन एंड साइक्लिजीन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? H1 ब्लॉकर्स आर कंपैरेटिव फार्माकोलॉजिकल एंटेगनिस्ट और इनवर्स एगनिस्ट, यानी इन्होंने रिसेप्टर को ब्लॉक कर देना, यानी हिस्टामीन को एक्ट नहीं करने देना। और हिस्टामीन एलर्जिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, जब हिस्टामीन एक्ट नहीं करेगा एलर्जिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होगा टू अ पर्टिकुलर थिंग, यानी हम इनको उन पेशेंट्स में देंगे जिनको एलर्जीज हैं, लाइक अस्थमा है या कोई और एलर्जी है, ठीक है। At the H1 receptor, these drugs have no effect on histamine release from storage sites, यानी जब histamine आकर बाइंड करेगा तो कोई effect produce नहीं होगा। They are more effective if given before histamine release occurs. Because their structure closely resembles that of muscarinic blockers and alpha adrenoreceptor blockers, many of the first generation agents are potent pharmacological antagonists at these autonomic receptors. A few also block serotonin receptors. यानी ये मस्करीनिक रिसेप्टर्स होते हैं एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स, तो इसकी शक्ल इनके स्ट्रक्चर उनसे मिलता है, दैट्स वाई उन पर भी बाइंड कर देते हैं और उनके भी एंटेगनिस्ट बन जाते हैं सेरोटोनिन के भी। उसके बाद है हमारे पास मोस्ट ओल्डर फर्स्ट जनरेशन एजेंट्स आर सीडेटिंग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये MCQ आता है कि कौन से जो है वो कौन सी क्लास की H1 या H2 में से कौन से एंटेगनिस्ट जो है वो सीडेशन कॉज करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन H1 के सीडेशन कॉज करते हैं, सम नॉट ऑल। फर्स्ट जनरेशन एजेंट्स हैव एंटी मोशन सिकनेस इफेक्ट्स, यानी आप मोशन सिकनेस के पेशेंट्स में भी इनको यूज़ कर सकते हैं। मेनी H1 ब्लोकर्स आर पोटेंट लोकल एनेस्थेटिक्स। H1 ब्लॉकिंग ड्रग्स हैव नेग्लिजिबल इफेक्ट्स एट H2 रिसेप्टर्स। यूजेस क्या है? हे फीवर में क्योंकि एलर्जिक है, एंटी मोशन सिकनेस में यूज़ कर सकते हैं, एंजियो एडिमा में यूज़ कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स में स्लीपी और सीडेशन है। ऑटोनॉमिक साइड इफेक्ट्स हैं क्योंकि ये ऑटोनॉमिक रिसेप्टर्स पर भी एक्ट करते हैं।
H1 ब्लॉकर्स सेकेंड जनरेशन। इसमें ड्रग्स क्या है, सेटेरिजीन है, फिक्सोफिनाडीन है, लोटाराडीन है, डेस्लोरेटाडीन है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, दे कॉम्पिटिटिव फार्माकोलॉजिकल ब्लॉकर्स ऑफ पेरिफेरल H1 रिसेप्टर्स। इनका कोई ऑटोनोमिक या एंटी मोशन सिकनेस इफेक्ट नहीं होता। ये भी है फीवर और एंजियोडीमा में यूज़ कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स में मिनिमल इफेक्ट्स हैं एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन, बिकॉज उनके एक्शन इतने वास्ट नहीं है। Drug interactions, antihistamines, sedative effect potentiated by alcohols, benzodiazepine and other CNS depressants. First generation antihistamines may interfere with medications that require mental alertness. ठीक है, अगर उस टाइम आप mental alertness की कोई मेडिसिन ले रहे हैं और आपने फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन ले लिया तो उसने sedation कॉज करनी है, तो दोनों की इंटरफेरेंस हो जाएगी विद ईच अदर. So that's all about antihistamines and that's all about the pharmacology of this module. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.